आबाका। किस्त 3। अजनबी एक तातारी सालार पर तलवार ताने खड़ा था। ये भी एक अलग थलग खेमा था। एक तरह से ये खेमा इस खेमों के शहर की आखिरी हद पर वाक़े था। मंगोल सालार जमीन पर गिरा हुआ था। करीब ही एक मटका टूटा पड़ा था। इस मटके में भरा हुआ घोरी का दूध सारे खेमे में बिखर गया था। मंगोल सरदार के कंधे पर एक गहरा जख्म नजर आ रहा था। इसका दायां हाथ अभी तक टूटी हुई तलवार के कब्जे पर जमा था। लगता था चंद लम्हे पहले यहाँ काफी जिद्दोजहद हुई है। अजनबी ने दायां पांव उठाकर मंगोल सालार के पैर पर रखा। तलवार की नोक इसकी आंखों के करीब गर्दिश कर रही थी। फिर इसके जूतों से एक सरसराती हुई आवाज निकली। अजीब तरह की गराहट थी इस आवाज में, जैसे चट्टानों और फौलाद की सख्ती में मुंह जोर हवाओं की सरकशी शामिल हो गई हो। सरदार बौगाली किधर है? इसने मंगोल जबान में कहा। मंगोल सालार खामोश रहा। अजनबी ने अपने पाँव का दबाव अचानक बढ़ा दिया। इसने पैट के किसी हिस्से पर दबाव डाला था। सालार के मुंह से आओ की आवाज निकल गई और अब वैसा करते हुए उसने मुंह खोला। अजनबी की तलवार इसके मुंह में घुस गई। सालार को तलवार की मौजूदगी का उस वक्त पता चला जब उसने अपना मुंह बंद करना चाहा। वो अजनबी की फुर्ती पर शशदर रह गया। तलवार की तेज नोक इसके तालू के उकबा हिस्से से छू रही थी। इसका मुंह खिला रह गया और आंखों में खौफ की परछाइयां लहराने लगे। अजनबी के खुश्क लब एक बार फिर मुतहर्रिक हुए। सरदार बौगाली किधर है? तातारी हाथ के इशारे से उसे कहना चाहता था कि वो तलवार पीछे हटाए ताकि वो उसे बता सके, लेकिन चंगेजी खून इसमें जोश मार रहा था। वो जान चुका था कि उसका मद्दे मुकाबिल मंगोल नहीं कोई और है। इसने सिर्फ मंगोल का भेष बदल रखा है। वो कौन है? शायद ईसाई या मुसलमान। यकीनन ये वही है जिसने परसों रात और कल सुबह 3 मंगोलों को हलाक किया है। इसके जहन ने सोचा वो एक गैर मंगोल के सामने हार नहीं मानेगा। क्या हुआ अगर वो इसके हाथों कत्ल भी हो गया? यकीनन इस बेवकूफ का अंजाम दर्दनाक होगा। ये मौत को तरस तरस कर मरेगा। ये सारी बातें एक साथ से भी कम वक्त में उसके जहन से गुजर गईं। फिर इसने अजनबी के चेहरे पर एक खौफनाक तासुर देखा। इसका हाथ मुतहर्रिक हवा और तलवार की तेज नोक खच की आवाज से इसके गोश्त में धंसती चली गई। इसने चीखना चाहा लेकिन नाकाम रहा। नमकीन खून का फवारा इसके हलक में उबल पड़ा। इसने देखा और नीले जावेदानी आसमान में एक दरीचा उसके लिए खल गया है। तातारी को जहन्नम वासिल करने के बाद अजनबी ने इसके कपड़ों से खून आलूद तलवार साफ की, उसे मियान में डाला और इत्मीनान से चलता हुआ खेमे से बाहर आ गया। शाम का वक्त था। रात का खाना तैयार करने के लिए जगह जगह आग के अलाव रोशन किए जा रहे थे। सैकड़ों लोग इधर से उधर आ जा रहे थे। अजनबी उनमें शामिल हो गया। इसकी अकाबी नजरें तेजी से दाएं बाएं हरकत कर रही थीं। वो लोगों के चेहरे देख रहा था। इसे एक चेहरे की तलाश थी, वही चेहरा जिसके हवाले से एक तहरीर उसके बाजू पर कुंदा थी। वो जानता था ये एक ऐसे शख्स का चेहरा है जिसके माथे के ऐन दरमियान तलवार का एक जख्म है। वो जख्म एक सीधी लकीर की तरह इसकी पेशानी के बालों से शुरू होकर नाक की चोंच तक चला गया है। ये ऐसा जख्म है जिसे हजारों में पहचाना जा सकता है। यही वजह थी जो वो इस चेहरे को हजारों में बड़ी दिलजमी से तलाश कर रहा था। ये सरदार बौगाली का चेहरा था। वो घूमता रहा यहाँ तक कि अंधेरा गहरा हो गया। खेमों की तूल तवील कतारों के दरमियान लगी हुई मशलें जल उठें। लोग रात का खाना खाने में मसरूफ हो गए। एक जगह एक टूटे हुए छकड़े पर बहुत बड़े तिब्बाक में घोड़े का उबला हुआ गोश्त पड़ा था। चंद सिपाही बड़े बड़े टुकड़ों को दांतों से भनभूर रहे थे। वो भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। करीब ही एक बड़ी मशल चल रही थी। वो इस अंदाज से खड़ा हुआ था कि मशल की रोशनी बराह रास्त इसके चेहरे पर ना पड़े। वो भी तिब्बाक से गोश्त खाने में मसरूफ हो गया। तातारी सिपाही अपने होने वाले खाकान की बातें कर रहे थे। उनकी बातों से पता चलता था कि चंगेज खां के 2 बेटे तो कराकोरम पहुंच चुके हैं, लेकिन मुंझला बेटा ओहदाई जो दरियाए पिनीसी के किनारे मौजूद था अभी रास्ते में है। इसकी आमद से कब्ल कुरुलताई
मजलिस मशावरत का इनकाद और खाकान का इंतखाब नामुमकिन है, बल्कि बाज़ लोगों का ख्याल तो ये है कि मुंझला बेटा उक़दाई ही खाकान है, क्योंकि खान आज़म ने मरने से पहले उसे अपना जानशीन करार दिया था। अजनबी को इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उन सिपाहियों की ज़बान से सिर्फ एक नाम सुनना चाहता था, और वो नाम था सरदार बौगाली का। मगर इसकी मुराद पूरी नहीं हुई। आखिर वो खुद बोल पड़ा। उसने सर झुका के आम से लहजे में पूछा, सरदार बौगाली आजकल कहाँ है? इसने अंधेरे में तीर छोड़ा था, लेकिन लगता था तीर निशाने पर नहीं लगा, क्योंकि के नजदीक मौजूद सिपाही उसकी तरफ देखने लगे थे। एक सिपाही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सरदार बौगाली की कमान में नहीं हो? नहीं, अजनबी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो सामने यौरत है सरदार का, एक सिपाही ने कहा। अजनबी के तन बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई। इसे लगा जैसे बाजू पर कुंदा तहरीर जलने लगी है। इसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो खान चुगताई की फौज में से इतनी जल्दी बौगाली को ढूंढ लेगा। सरदार बौगाली, सरदार बौगाली, इसका रुआ रुआ जैसे ललकारने लगा। बज़ाहिर वो मुतमईन अंदाज में गोश्त के टुकड़े चबा रहा था, लेकिन किन अखियों से देख रहा था कि इसके नजदीक खड़े अफराद कुछ मशकूक निगाहों से उसकी तरफ देख रहे हैं। एक शख्स ने मिट्टी का बड़ा सा बर्तन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पेओ। उसने बर्तन मुंह के करीब किया। एक बार फिर उसे वही सड़ांध आई जो परसों रात जिल्द के अंदर से आई थी। इसका जी मुतलाने लगा। उसने एक नजर करीब खड़े सिपाहियों की तरफ देखा। वो उसकी तरफ मुतवज्जह थे। उसने प्याला होंठों से लगाया और कटाकट चढ़ा गया। हलक और सीने में जैसे छुरियां सी चल गईं। कोशिश के बावजूद वो अपनी खांसी ना रोक सका। करीब खड़े सिपाही ने पूछा, खान आजम के लश्कर के जवान, तूने कभी शराब नहीं पी? अजनबी ने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो देख रहा था कि इसके गर्द खड़े अफराद की निगाहों में शक की बिजलियां कौंध रही हैं। चंद गज के फासले पर एक दूसरा तातारी घुड़सवार भी गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। अजनबी ने देखा, घुड़सवार मुहाफिज के अक़ब में खड़े दो मुसल्लाह प्यादों के हाथ अपनी तलवारों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसने इत्मीनान से प्याला लकड़ी के तख्ते पर रख दिया, फिर आस्तीन से मुंह पोंछा। इसके सीने में दहकती हुई चिंगारी, जो बहुत देर से धुआं दे रही थी, भक से शोले में बदल गई। एक आग थी जो जिस्म के जंगल में फैल रही थी। वो अब इस आग पर काबू नहीं पा सकता था। ये नामुमकिन था, नामुमकिन। उसने एक नज़र सरदार बौगाली के यौरत की तरफ देखा। इसके गले की रगें उभर आए, आंखों में सफ़ाक चमक लहराई। फिर इसका भरपूर घूंसा करीबी शख्स के चेहरे पर पड़ा। वो शख्स जैसे उछलकर छकड़े के ऊपर गिरा। शराब से भरे हुए जिल्द उलटकर आग के अलाव में जा गिरे। अजनबी भाग खड़ा हुआ। इसके भागते ही तातारियों के ललकारे गूंजे। वो तलवारें सौनत कर इसके पीछे लगे। अजनबी निहायत तेजी से खेमों की भूल भलियों में घुस गया, लेकिन ताक़ुब करने वालों ने उसे सरदार बौगाली के खेमे के अक़ब में घेर लिया। ये सब के सब अफराद मुसल्लाह नहीं थे। उनमें एक दो सिपाही थे, बाकी बावर्ची, घोड़ों के साईं और इस कस्म के मुलाजिमीन थे। यहाँ अजनबी ने अपने वहशियाना अंदाज में तलवार चलाई कि वहशी तातारी भी दंग हो गए। करीबन 10 आदमियों का घेरा तोड़कर वो आग के एक बहुत बड़े अलाव के सामने आ गया। अब उसके अक़ब में आग भड़क रही थी और सामने तातारी जंगजू तलवारें लहरा रहे थे। फिर इसके मुंह से एक नाकाबिल फहम आवाज निकली और वो तातारियों पर टूट पड़ा, लेकिन उस दफा इसका मुकाबला आम सिपाहियों से नहीं, जंगजुओं से था। वो बमुश्किल एक शख्स को जख्मी कर पाया था कि इसकी तलवार के 3 टुकड़े हो गए। एक लम्हा जाया किए बगैर वो आग के अलाव की तरफ बढ़ा और वहां से एक जलती हुई मोटी लकड़ी उठा ली। अब उसके सामने 4 जंगजू थे, एक के मुकाबले में 4 तातारी। ये सूरत हाल इस बात का सबूत थी कि तातारी सिपाही लाशूरी तौर पर इस अजनबी से खौफजदा हो गए थे। अजनबी हैरान कून दलेरी से तातारी जंगजुओं पर हमला आवर हुआ। इसकी फिरती काबिल दाद थी। चंद लम्हों में उसने 2 सिपाहियों को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उस दौरान इसके हाथ में पकड़ी लकड़ी तलवार के एक जोरदार वार से कटकर दूर जा गिरी।
इसने लकड़ी का बाकी हिस्सा फेंका और खाली हाथ दोनों तातारियों पर टूट पड़ा। ये मुकाबला देखने के लायक था। अजनबी का जिस्म मशीन की तरह चल रहा था। वो निहत्था था, लेकिन उसके जिस्म का हर हिस्सा एक हथियार था। कहनियाँ, घुटने, पाँव, हाथ, हर चीज तबाहकून थी। तलवार का एक वार उसने झुक के बचाया, फिर जब वो सीधा हुआ तो उसका गुवटना भरपूर कुव्वत से मद्दे मुकाबिल की टांगों के दरमियानी हिस्से पर लगा। वो तड़प कर दोहरा हो गया और उस वक्त अजनबी ने उसे बालों से पकड़कर आग में धकेल दिया। वो एक तरफ से अलाव में दाखिल हवा और चीखता हुआ दूसरी तरफ से निकल गया, लेकिन इस दौरान इसके सारे कपड़े आग पकड़ चुके थे। वो जमीन पर लूटा और भयानक अंदाज में चिल्लाता हुआ एक जानिब भागा। इस वक्त किसी जानिब से एक शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और आग में जलते हुए शख्स का सर कलम कर गया। अजनबी का आखिरी मद मुकाबिल चंद लम्हों के लिए इस खौफनाक मंजर में महू हो गया था। फिर जैसे उसे होश आई और वो दोनों हाथों से तलवार थाम कर अजनबी की तरफ लपका, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। अजनबी उससे पहले वार कर चुका था। वो जैसे हुआ में उड़ता हुआ आया और इसका खंजर तातारी सूरमा का पैर चाक कर गया। तातारी की हुआ में उठी हुई तलवार उठी रह गई। इसने नजर झुकाकर अपने पैट की तरफ देखा। आधे पैट से निकलकर जमीन तक पहुंच रही थीं। वो चकरा कर गिरा और फड़क कर साकत हो गया। अब अजनबी के गर्द करीबन 50 अफराद जिल्मा हो चुके थे। इन सब के हाथों में तलवारें चमक रही थीं। चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। इर्द गिर्द के खेमों से भी तातारी भाग भाग कर मौकाह वारदात पर पहुंच रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। अजनबी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा, आग के अलाव के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब आग की तपीश से इसकी पुश्त जल रही थी। वो अपने बालों के चरमर होने की सराहत भी सूंघ सकता था। एक बार फिर इसके जबड़े की हड्डियां भंच गईं। इसने खंजर को बाएं हाथ से दाएं हाथ में लिया। हर लम्हा नजदीक आते हुए तातारियों को देखने लगा। इस वक्त एक रोबदार आवाज गूंजी, ठहरो, उसे मारना नहीं। उसकी तरफ बढ़ने वाले ठुक कर रुक गए। अजनबी ने गर्दन घुमाकर देखा। वही घुड़सवार चंद कदम के फासले पर खड़ा था, जिसने जलते हुए तातारी का सर कलम कर दिया था। वो घोड़े को हल्की चाल चलाता अजनबी के करीब ले आया, फिर सिपाहियों की तरफ रुख करके कहने लगा, इसे मेरे यौरत में लाओ। थोड़ी देर बाद अजनबी मुसल्लाह मंगोल सिपाहियों के घेरे में चलता हुआ एक वसीवो अरीज यौरत में दाखिल हुआ। सामने लकड़ी के एक तख्त पर वही घुड़सवार टेक लगाए बैठा था। दो खूबसूरत लड़कियां इसके दाएं बाएं खड़ी थीं। नजदीक ही एक तवील अलकामत शख्स खड़ा था। उसके जिस्म पर चमकदार पत्तों वाला लिबास था। अजनबी को सरदार के सामने छोड़कर मुसल्लाह आदमी बाहर चले गए। सरदार ने कहा, मंगोल जवान, अगर तो वाकई मंगोल है तो तेरी बहादुरी और दलीरी देखकर सर फख्र से बुलंद हो गया है। जरा मेरे करीब आ। अजनबी चंद कदम आगे बढ़ गया। सरदार तख्त से नीचे उतरा और अजनबी के करीब पहुंच गया। वो इसके जिस्म को सूंघ रहा था, जैसे इसकी नस्ल का अंदाजा करने की कोशिश कर रहा हो। इसने अजनबी के बड़े हुए बाल पेशानी से पीछे हटाए और फौरन से उसका चेहरा देखने लगा। तब उसने इसके बाजुओं की जल्द देखी। पंडलियों से कपड़ा हटाकर उन पर हाथ फेरा, इसकी कहानियां और घुटने देखे, फिर अपनी जगह आकर बैठ गया और तवील सांस लेकर बोला, नीले जावेदानी आसमान की कसम, तुझे किसी मंगोल माँ ने जना है, और माँ भी ऐसी जो पत्थर की कोख रखती थी। तो कहाँ से आया है लड़के? अजनबी खामोश रहा। सरदार यौरक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो बोला, अजनबी, खाकान आजम का गुलाम खास तुझसे मुखातिब है। समरकंद बुखारा से लेकर दुनिया के आखिरी किनारों तक किसी में इतनी हिम्मत है कि खाकान के गुलाम कोई बात पूछें और इसका जवाब ना दिया जाए। अजनबी ने एक नज़र बूढ़े लेकिन ताकतवर सरदार की तरफ देखा, फिर लापरवाही से बोला, सहराए गोबी के इस पार को हल्ताई के बर्फपोश पहाड़ों से आया हूँ। मेरा नाम आबाका है। किस लिए आए हो? रोटी की तलाश में। तुम अब तक खाकान आजम के 6 जानिसारों को हलाक कर चुके हो, क्यों? रोटी के लिए। खैमे में एक गंभीर खामोशी छा गई। सरदार यौरक की जिगरपाश निगाहें
अजनबी के चेहरे पर मरकूज थीं। वो इस छोटे से फ़िक्रे की सच्चाई जानने के लिए किसी अथाह गहराई में उतरा हुआ था। इसकी सज़ा जानते हो, भूख के अलावा हर सज़ा मंजूर है। सरदार कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, नौजवान, तेरी गुफ्तगू और तेरा अंदाज मुझे पसंद आया। जावेदानी आसमान की कसम, मैं तुझे कभी मुआफ ना करता, लेकिन खान आजम के बनाए हुए यासा के कानून में तेरे जैसों के लिए गुंजाइश मौजूद है। बता, किया तो घोड़े की पुश्त पर बैठकर खूबसूरत शहर, दौलत के ढेर और दुनिया की हसीन तरीन औरतें फतह करना चाहता है? क्या गल्ले से लदी हुई खेतियां और रसीले मेवाजात तुझे पसंद हैं? बोल। हाँ, अजनबी के मुंह से गराहट आमेज आवाज आई। तेरी ताकत और जवानमर्दी इस बात की मुतकाजी है कि तुझे किसी दस्ते का सालार बना दिया जाए, लेकिन अभी तो खाम है। तेरी मुंह जोर और सरकश सलाहियतों को तरबियत के सांचे की जरूरत है। मैं तुझ में एक जबरदस्त सिपागिर छुपा देख रहा हूँ। क्या तो सिपागिरी सीखेगा? हाँ, मुख्तसर सा जवाब मिला। सरदार ने लंबे तड़ंगे तुर्कमान को मुखातिब करते हुए कहा, पाशा, आज से तो उसकी तरबियत करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये तेरी ही तरह का मर्द मैदान बने, उसे दुश्मन पर उकाब की तरह झपटना और शीर की तरह चीरना फाड़ना सिखा, लेकिन साथ साथ अपने बचाव के दाव पीछ से भी आगाह कर। तुर्कमान सरदार कुछ मतजब्जुब नजर आ रहा था। क्या कहना चाहते हो पाशा? सरदार योरक की आवाज आई। पाशा कुछ बस चिल्लाता हम सरदार योरक के करीब पहुंच गया, फिर मध्यम आवाज में बोला, मुहतरम मंगोल सरदार, तेरा इकबाल बुलंद हो। मुझे इस मेहरबानी की समझ नहीं आई। ये अजनबी जो अपना नाम अबाका बताता है, 3 दिन के अंदर 6 तातारियों को बेदर्दी से हलाक कर चुका है। इन वाक़यात की खबर अभी तक शहजादा चुगताई को नहीं हुई। जब इस गड़बड़ का इन्हें पता चलेगा कि कातिल को मुआफ कर दिया गया है, तो वो सख्त नाराज होंगे, हो सकता है। खामोश, सरदार योरक धाड़ा। तुम्हें मालूम है, अभी कुछ देर पहले आबाका ने मुकाबले के दौरान जब एक सिपाही के कपड़ों को आग लग गई थी और वो चिल्लाता हुआ भागा था, मैंने उसे कत्ल क्यों किया था? इसलिए कि वो खेमों की तरफ जा रहा था। अगर वो किसी हिस्से में घुस जाता तो उसे आग लग जाती, हो सकता था दूसरे खेमे भी आग पकड़ लेते। इसलिए मैंने इसका सर तन से जुदा कर दिया। मैं वो देख रहा था जो तुम नहीं देख रहे थे। अब भी मेरी नज़र वहां तक है जहां तुम नहीं देख रहे। इन 6 मंगोलों की जगह मुझे दुश्मनों के सैकड़ों तरपते हुए लाशें नजर आ रहे हैं। लाशें जो इस जवान की शमशीर बे अम्मा का निशाना बनेंगे। मैं घाटे का सौदा नहीं कर रहा पाशा, ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठहरो। सरदार योरक अपनी जगह से उठा और कोने में पड़ी हुई एक छड़ी उठा ली। ये चीड़ की एक लंबी और चमकदार शाख थी। योरक ने शाख दाहिने हाथ में ली और खेमे के कोने में खड़ी हुई लड़की की तरफ बढ़ा। लड़की नजरें झुकाए खामोश खड़ी थी। सरदार योरक का हाथ बुलंद हुआ, शाई की आवाज आई और छड़ी की भरपूर ज़र्ब तड़ाक से लड़की के बाजू पर पड़ी। इसके मुंह से चीख निकल गई और आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। तब सरदार पाशा की तरफ बढ़ा, एक ऐसी ही भरपूर ज़र्ब उसके बाजू पर पड़ी और उसके मुंह से सी की आवाज निकल गई। फिर सरदार अजनबी के पास आया और इतनी ही बेदर्दी से एक ज़र्ब उसके बाजू पर लगाई। वो बिल्कुल खामोश और बेहिस्सू हरकत खड़ा रहा। सरदार योरक तेजी से घूमकर लड़की के पास आया। उसने एक झटके से इसका रेशमी लबादा आस्तीन से फाड़ दिया। लड़की का सहारा जिस्म कांप रहा था। ज़र्ब इतनी जोरदार थी कि कहने से ऊपर उसके बाजू की खाल उधड़ गई थी। सुर्ख खून के नीचे सफ़ेद सफ़ेद गोश्त नजर आ रहा था कि फिर सरदार पाशा के पास आया। इसकी आस्तीन ऊपर उठाई। बाजू पर एक गहरा नील नजर आ रहा था। थोड़ा सा खून भी रसा था, लेकिन खाल महफूज थी। तब सरदार ने अजनबी का बाजू नंगा किया। उसके बाजू पर एक मध्यम से निशान के सिवा कुछ नहीं था। कोई नहीं कह सकता था कि इस स्याही माइल खाल पर भी कोई ज़र्ब लगी है। पाशा हैरत से देख रहा था। सरदार योरक ने कहा, जाओ पाशा, उसे अपने साथ ले जाओ। ये फौलाद है, इससे कोई ऐसा हथियार बनाओ जो खान आजम के दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम हो।